नमस्कार साथियों, आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले उन अध्यायों का अध्ययन करेंगे व समझने का प्रयास करेंगे जो लगभग सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। साथ ही विभिन्न लेखन परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रतिभागी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सहायक सिद्ध होगा। लेकिन इससे पहले यदि आपने आर्ट्स हिंदी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी वीडियो पहले प्राप्त करने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं आर्ट्स हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो पहला अध्याय है भाषा लिपि एवं व्याकरण की। हम भाषा लिपि और व्याकरण को अपनी आरंभिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और उनमें हमें जो बताया गया, समझाया गया, उसी को हम यहाँ दोहराएंगे। हम पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना न तो वह किसी अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा के बिना हम अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, ना ही दूसरों के विचार हम स्वयं समझ सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं? कि मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करता है। यहाँ भावों और विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है उसको हम भाषा कहेंगे। उसके बाद आता है भाषा के रूप। अब हम मुख्यतः भाषा के दो रूपों का ही प्रयोग करते हैं, बोलकर और लिखकर। तीसरा एक रूप और होता है जो सांकेतिक भाषा होती है, वो संकेतों के माध्यम से बताई जाती है। यहाँ हम दो रूपों का वर्णन कर रहे हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वह होती है जो मुख से निकलती है। जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप है, इसमें मौखिकता होती है। दूसरा हमारा जो भाषा का रूप है वो है लिखित रूप। लिखित रूप में हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं। जब भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वह मनुष्य के मन के भावों को लिखकर और पढ़कर व्यक्त करता है, तो भाषा का लिखित रूप होता है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो हमें अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है मातृभाषा की। तो मातृभाषा वह होती है भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। दूसरा रूप होता है राजभाषा। राजभाषा यानी कि राज्यमा भाषा, जिसमें राज का जो कामकाज का किया जाता है वो राजभाषा होती है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज में किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की विभिन्न भाषाओं की। संविधान के अनुसार जो राजभाषाएं घोषित की गई हैं और हमें जिन 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता स्वीकृत भाषाएं कौन सी हैं वो भी हम यहाँ बताएंगे। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। वे इस प्रकार हैं। जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाएं एवं उनकी लिपियों की सूची इस प्रकार है। पहले है असमिया। इस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक विकसित रूप है। यह भाषा असम राज्य की राजभाषा है। उसके बाद बांग्ला। बांग्ला लिपि मूलतः ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में बोली जाती है। उसके बाद आती है गुजराती। गुजराती नागरी लिपि का यह नया प्रवाही स्वरूप नवीन गुजराती को इंगित करता है। यह गुजरात राज्य की राजभाषा है। उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी और फारसी लिपि। यह अधिकतर उत्तरी भारत, मॉरिशस व अन्य देश में बोली जाती है। इसके बाद आती है कन्नड़। कन्नड़ लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है। यह कर्नाटक राज्य की राजभाषा है। उसके बाद आता है कश्मीरी। ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी भाषा को 4 लिपियों में लिखा जाता है: शारदा, देवनागरी, फारसी, अरबी और रोमन। यह मुख्यतः कश्मीर में बोली जाती है। फिर आती है कोंकणी। कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती है, जैसे देवनागरी, कन्नड़, मलयालम और रोमन। कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग और केरल में कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आती है मलयालम। यह शलाका लिपि के अंतर्गत आती है। मलयालम भाषा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है। यह केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है, लेकिन सीमावर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु के द्विभाषी समुदाय के लोग भी यह भाषा बोलते हैं। फिर आती है मणिपुरी। इस भाषा की अपनी लिपि है, जिसे स्थानीय लोग मैतेई माय कहते हैं। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के लिए मणिपुर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। यह असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। फिर आती है मराठी। मराठी भाषा लिखने के लिए देवनागरी और इसके प्रवाही स्वरूप के लिए मोदी लिपि, दोनों लिपियों का उपयोग होता है। यह महाराष्ट्र की राजभाषा है। यह भाषा गोवा, कर्नाटक, गुजरात में बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में यह दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में भी बोली जाती है। इसके बाद आती है नेपाली। इस भाषा की लिपि नेपाली है। यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखंड के अनेक लोगों की मातृभाषा है। उसके बाद आती है उड़िया। उड़िया इस भाषा की लिपि है। यह उड़ीसा राज्य की राजभाषा है। फिर उसके बाद आती है पंजाबी। इसकी लिपि पंजाबी है, गुरुमुखी है। यह भाषा भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। इसके बाद आती है संस्कृत। इस भाषा की लिपि संस्कृत है। यह भाषा वैदिक काल में बोली और लिखी जाती है। सिंधी। यह मुख्यतः 2 लिपियों में लिखी जाती है: अरबी सिंधी लिपि। यह भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। फिर उसके बाद आती है तमिल। ऐतिहासिक रूप से तमिल लेखन प्रणाली का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। वट्टे लुट्टू मुड़े हुए अक्षर और कोले लुट्टू लंबाकार अक्षर के स्थानीय रूपांतरण के साथ हुआ है। ये तमिलनाडु की राजभाषा है। उसके बाद आती है उर्दू। उर्दू के लिए फारसी, अरबी लिपि प्रयुक्त होती है। यह भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। इसके बाद आती है तेलुगु। तेलुगु इस भाषा की लिपि तेलुगुई है। यह आंध्र प्रदेश की सरकारी भाषा है। उसके बाद आती है बोडो। बोडो भाषा को भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। उसके बाद आती है डोगरी। इसकी अपनी लिपि है, जिसे डोगरा अक्खर या डोगरे कहते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य की दूसरी मुख्य भाषा है। इसके बाद आती है मैथिली। पहले इसे मिथिलाक्षर तथा कैथी लिपि में लिखा जाता था, जो
और असमिया लिपियों में मिलती थी। यह कालांतर में देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा। मैथिली भाषा उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है। और अंतिम है संथाली। यह झारखंड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो ये थी हमारी 22 भाषाएं जिनको हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद बात आती है लिपि की। लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या है? तो यहाँ हम बता सकते हैं कि बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख लिपियां व उनकी भाषाएं इस प्रकार हैं: गुरुमुखी, पंजाबी, तमिल, देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, रोमन, अंग्रेजी, जर्मन। इसके साथ ही कुछ और भी हम बता सकते हैं, जैसे देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं: हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संताली, कोंकणी। फारसी लिपि में उर्दू लिखी जाती है। शारदा में कश्मीरी, फ्रांसीसी में रोमन, बोडो जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ में हम बता सकते हैं कि अंग्रेजी व जर्मन जो भाषाएं हैं वो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, और जो बंगाली है वो बंगला में लिखी जाती है। इसके बाद आती है हिंदी भाषा का प्रयोग। हिंदी भाषा का प्रयोग किस तरह से और कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ बताएंगे। तो भारत में हिंदी भाषा का मुख्यतः प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। राजभाषा के रूप में, जहाँ पर हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया, वहाँ पर है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। यहाँ भाषा को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कार्यालयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी को अपनाया गया है, और वो राज्य हैं पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ हिंदी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी हैं, क्षेत्र हैं भारत में, जहाँ पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में माना गया है, जो केवल आपस में एक दूसरे से तारतम्य बनाने के लिए, संपर्क बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वो है दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में इसको संपर्क भाषा के रूप में अपनाया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा विषय और आता है कि बोली किसे कहते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी स्थानीय व्यवहार से अल्प विकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है, इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। हिंदी की कुछ बोलियां हैं, उनके इस तरह से 6 वर्गों में बांटा गया है। पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी जिसे बांगड़ू कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। उसके बाद राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, बिहारी में मैथिली, मगधी और भोजपुरी आती है। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मैडियाली आते हैं। दक्षिणी हिंदी में बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्रों की जो बोलियां हैं वो शामिल हैं। इसके बाद हमारा जो अगला इसमें विषय है वो है व्याकरण का, कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो एक एक करके हम इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। विस्तार से हम इन चारों अंगों को अपनी जो आगामी आने वाले वीडियो में है उसमें एक एक विषय को उठाकर हम इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार में यहाँ बताया गया है कि इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन के विषय में चर्चा की जाती है।
दूसरा आता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि संबंधी नियमों की जानकारी होती है। उसके फिर बाद आता है पद विचार। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप और उनके प्रयोग के पर विचार किया जाता है। और जो चौथा है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विचार, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस प्रकार ये व्याकरण के 4 अंग होते हैं, जिनको हम आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। बच्चों, ये था हमारा अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण से जुड़ा हुआ। इससे संबंधित कुछ अभ्यास संबंधी मैंने प्रश्न बनाए हैं, जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बनाए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस प्रश्नों को आप पढ़कर समझकर उत्तर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा था, कितना समझ में आया है और आपने कितना समझा है। ये सारी बातें वहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा कहते हैं 4 विकल्प हैं इसमें। मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना, दूसरा है मन के भावों के संकेत द्वारा बताना, तीसरा है मन के भावों को वो केवल बोलकर बताना, और चौथा है मन के भावों को केवल संकेत के द्वारा बताना। दूसरा प्रश्न हमारा है, भाषा के मुख्य रूप हैं 1, 2, 3 या 4, कौन से हैं वो आप बताएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं 14 जनवरी को, 14 मई को, 14 सितंबर को या 14 अगस्त को। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि, भाषा, बोली या व्याकरण कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का स्थान मिला है, 253 में, 243 में, 313 या 343 में। फिर प्रश्न आता है, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है लिपि, व्याकरण, बोली या भाषा। अगला प्रश्न हमारा आता है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4 या 5। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, रोमन, फारसी, गुरुमुखी या देवनागरी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, लिपि कहते हैं भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, इन सभी को। अगला प्रश्न हमारा आता है, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को खालिस्तान कहते हैं, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या वैदिक भाषा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना या विचारों का लिखित रूप या किसी के समक्ष लिखकर विचार देना या विचारों को बोलकर लिखना। अगला हमारा प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू या संस्कृत से। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 20, 21, 22 या 25। अगला प्रश्न हमारा आता है, हिंदी भाषा की खालिस्तान उपभाषाएं हैं, 2, 4, 5 या 7। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, भाषा के लिखित रूप प्रदान के लिए निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं, लिखित भाषा, उपभाषा, लिपि या बोली। और अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया है, भाषा का उद्गम हुआ है विचारों के आधार पर, लिपि के आधार पर, ध्वनियों के आधार पर या आवश्यकताओं के आधार पर। तो साथियों, ये हैं भाषा, लिपि और व्याकरण से जुड़े हुए कुछ अभ्यास संबंधी प्रश्न, और आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, साथ में हम अपने व्याकरण के जो अंग हैं उनमें से एक अंग समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।